मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन। नमस्कार दोस्तों, कानपुर थिएटर का शोमैन में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव तिवारी जी। चलिए आज करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो मैं सभी देखने वालों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने रंगमंच की शुरुआत कब से करी? मैंने रंगमंच की शुरुआत अपने स्कूल लाइफ से की। अच्छा। जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, दोशर वैसे में। अच्छा। तो हमारे विद्यालय में हमारी एक टीचर थी, वो हमारे क्लास में आई। उन्होंने कहा कि सबसे तेज आवाज में गाना कौन गा सकता है। तो शोले फिल्म का वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ। मैंने बड़ी तेज आवाज में गाया। अच्छा, आवाज का तेज होना बचपन से ही है। तो फिर उस समय हमारे एक सर थे, शाहिद मजीद जी, ग्वालटोली में रहते हैं। उनके निर्देशन में मैंने 2 नाटक किए थे, चिराग जल उठा और सपना सच हुआ। चिराग जल उठा में मैंने मंगल सिंह की भूमिका की। अच्छा। एक डाकू की। और सपना सच हुआ में मैंने मंगल सिंह की भूमिका की। चिराग जल उठा में मैंने टीपू सुल्तान में बना था। अच्छा। मैंने तभी से थिएटर की शुरुआत की। इसके बाद पढ़ाई में लग गया। फिर जब बड़े हुए तो बरुआ दादा का आशीर्वाद मिला। तो बरुआ दादा के साथ ही फिर हमने बड़े होने के बाद अपना रंगमंच प्रारंभ किया। अच्छा, जैसे बरुआ दादा के साथ और किन निर्देशकों के साथ में आपका ज्यादा अनुभव? लगभग कानपुर के जितने भी निर्देशक हैं, सौभाग्य ये है मेरा, मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ। अच्छा। प्रदीप जैन जी हैं, पंडित विजय दीक्षित हैं, बरुआ दादा हैं, देवेंद्र सिंह रहे हैं, कृष्णा सक्सेना हैं, मेहराज जैदी जी जो इस समय मुंबई में पटकथाएं लिखते हैं, डायलॉग वगैरह लिखते हैं। वो एक थिएटर अपना शो लेके आए थे, कर्फ्यू नाटक, बड़ा चर्चित नाटक था कानपुर का। अच्छा। उस नाटक में भी एक बड़ा अच्छा रोल हमने किया था। कुछ याद है रोल? हाँ याद है, वो थोड़ा सा एक बड़ा एंग्री यंग मैन का रोल था। अच्छा। खैर, अच्छा, आपने नाटक की तरफ से फिल्मों में भी कुछ काम करा? हाँ, अभी हाल ही में मेरी एक फिल्म आई थी, ये जेड स्क्वायर में लगी भी रही। क्या नाम था उसका? यहाँ सब ज्ञानी है। अच्छा। हाँ, इसमें मेरा अच्छा सा रोल था। हम सब ज्ञानी? हाँ, यहाँ सब ज्ञानी है। अच्छा। हाँ। ये किसके अंदर में थे डायरेक्ट करे? डायरेक्टर तो याद नहीं है। नहीं, दादा राधेश्याम ने तो उसमें रोल किया था। अच्छा। हाँ, तो अभी लगी थी यहीं पर। अच्छा, आप रंगमंच को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, इस बारे में कुछ? देखिए, रंगमंच एक बड़ी कठिन साधना है, तपस्या है। मेरा मानना यह है कि कानपुर के अगर सभी रंगकर्मी मिलकर थोड़ा प्रयास करें तो रंगमंच कहीं आगे ले जाया जा सकता है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? हॉल महंगे हैं। आप लखनऊ में शो करते हैं, यहाँ की तुलना में लखनऊ में शो करना बड़ा आसान है। हॉल सस्ते हैं। कानपुर में नाटक करने लायक एक हॉल है, मर्चेंट चैम्बर। उसका किराया बहुत महंगा है। इसी क्राइस्ट कॉलेज में एक जमाना था 4-4, 5-5 रिहर्सल एक साथ हुआ करती थी। एक प्रकार से आप नाटकों का मंडी हाउस इसको समझ सकते हैं। एक रिहर्सल होती थी, दूसरे में कलाकार को बुला लिया जाता था, दूसरा खत्म होता था, तीसरे बुला लिया जाता था। आज आप देखिए कि नाटक कितने हो रहे हैं, साल में कितनी प्रस्तुतियां हो रही हैं। हमारे कानपुर की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर 3 या 4 शो नाटक के अगर हो जाते हैं साल में तो एक बड़ी बात हो जाती है। एक समय था, एक दौर था जब साल में आप ऐसा समझ लीजिए कि 12, 15, 20, 25, 30 ऐसे शो हो जाते थे। अच्छा, जुड़ाव भी था, कलाकार भी बहुत थे उस समय। लेकिन अब अचानक सब कुछ घटता चला गया। उसकी सबसे बड़ी कारण ये है, हॉल बहुत महंगा हो गया है।
नाटक करना, एक नाटक करना एक शादी के बराबर हो गया है। तमाम खर्चे जुटाने पड़ते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप जैसे आपको अगर रंगमंच को मतलब नाटक करने को मिले और फिल्में अगर करने को मिले तो आप किस क्षेत्र में ज़्यादा? मैं नाटक को ही प्रमुखता दूंगा। अभिनय की जो संतुष्टि थिएटर में मिलती है, हाँ? वो फिल्मों में नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैंने फिल्मों में काम किया, उसमें क्या होता अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो रीटेक हो जाता है। हाँ। आप दोबारा तिबारा उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसमें तमाम संसाधन मौजूद हैं। इस वक्त अगर कोई कलाकार की वॉइस में गड़बड़ है या कहीं कुछ है, उसमें तमाम संसाधन मौजूद हैं। लेकिन थिएटर में ये कोई संसाधन नहीं है। आज भी आपको लाइव प्रस्तुति देनी होती है, हाँ, और वो भी कंटिन्यू। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया। हाँ। नाटक का मतलब नाटक चलता रहेगा। आप डायलॉग भूल गए ये सही कहा ना। तो हाँ, वो चलता ही रहेगा। वो थिएटर में आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कई बार हुआ, मैं आपको बताऊं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि कलाकार भूले हैं, उसको मैनेज किया है, चलता रहता है। अच्छा, कुछ नाटकों से जुड़े हुए आपकी पुरानी याददाश्त? अरे, मैं आपको एक याददाश्त बताता हूँ। हाँ। 99 में हाँ। मैं एक नाटक कर रहा था, सैया भाई कोतवाल। उसमें मेरा सिपाही का रोल था, देवेंद्र सिंह डायरेक्ट कर रहे थे। अब उसी 9 जुलाई 99 को नाटक का शो होना था और वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी। उर्सला में मैंने भर्ती उनको कराया हुआ था। 9 जुलाई को ही डॉक्टर ने सवेरे बताया कि इनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम को मेरा शो और 11 बजे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरी हालत खराब, मैं करूं तो क्या करूं? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? अगर वाइफ के पास नहीं रुकता हूं हाँ। तो समस्या, हाँ। नाटक नहीं कर पाता हूं तो बहुत बड़ी समस्या। ईश्वर से मैंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, आप ही मदद कीजिए। खैर, ऑपरेशन शुरू हुआ। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो 4-5 बज गए फ्री होते होते। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ऑपरेशन का नाम थोड़ा सा डरावना होता है। हाँ, तो फर्स्ट जो मेरा बेटा हुआ है वो ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म हुआ था। लेकिन वो समय मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। और 6 बजे होते होते डॉक्टर ने जब कहा कि ओके हो गए हैं, अब समझ लीजिए कि वहाँ 4 बजे सबको पहुँचना था किसी भी हालत में चैम्बर में। 6 बजे तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा। वो लोग भी चिंता कर रहे हैं कि क्या बात है, राजीव टाइम से आने वाला व्यक्ति आज लेट कैसे, क्या है? अच्छा, मोबाइल भी नहीं, वो पूछ भी लें किसी से, हाँ, कि बता सके हम। तब डॉट फोन हुआ करते थे। तो फिर इसके बाद जो है, जब सब कुछ ओके हो गया तो उर्सला से मैं निकला और चैम्बर के लिए पहुंचा। तो उसमें टाइम भी बीच में लग गया, करीब 40-45 मिनट मेरा लग गया। और तब तक शो की एकदम तैयारी होनी थी। अब उन लोगों ने मुझको देखा तो उनके शरीर में जैसे जान आ गई। वो लोग भी एकदम बुझे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, एक मुख्य कलाकार अगर नहीं है तो नाटक कैसे होगा। फिर मैंने उन सबको बताया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उन लोगों ने भी कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी नाटक किए जाते हैं। अच्छा, कुछ नाटकों के नाम बताइए जो आपको याद हो। हाँ, जो बेस्ट हो आपके। हाँ, आषाढ़ का एक दिन। अच्छा। मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ। मुझे लगता है आषाढ़ का एक दिन हर रंगकर्मी को देखना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा। ये हिंदी रंगमंच की सबसे उत्कृष्ट रचना है। अच्छा। बहुत अच्छी रचना है। और इसके बाद मेहराज जैदी जी के साथ मैंने किया था कर्फ्यू। अच्छा। बड़ा चर्चित नाटक हुआ था ये, सैया भाई कोतवाल। ये मैंने किया, बहुत अच्छा नाटक था ये। इसमें मैंने सिपाही का रोल किया है। मोटे राम का सत्याग्रह में टाइटल रोल है मोटे राम जी का, वो मैंने किया है। अभी एक नाटक हम लोग कर रहे हैं पुरुष, जिसके शो आप समझ लीजिए कि करीब 20-25 शहरों में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा।
बहुत चर्चित नाटक है ये पुरुष हमारा, उसमें अन्ना साहब की मैं भूमिका निभाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, इसके अतिरिक्त भी कई नाटक तमाम किए हैं। अच्छा, आपका खुद का लिखा नाटक है? नहीं नहीं, ये मेरा लिखित नाटक नहीं है, ये तो जयवंत दलवी जी का लिखा हुआ नाटक है। और बहुत ये एक्चुअल में बेसिकली मूल जो है ये मराठी में लिखा हुआ नाटक है। इसका रूपांतरण हिंदी में किया गया। बड़ा इसमें भी बड़ी मेहनत की गई है। हाँ, फिर ये मंच पर आया है। अच्छा, थिएटर के लिए जो है लोग कहते हैं नाटक, नुक्कड़ नाटक और इस रंगमंच में कुछ बहुत मतलब गलत नजरिए से देखते हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रंगमंच जो है दर्शकों से सीधा संवाद होता है हमारा। हाँ। और नुक्कड़ नाटक में उस आम इंसान से भी हम जुड़ जाते हैं। हाँ। जो हमने जिसको एज ए गेस्ट नहीं कॉल किया होता। हाँ। है कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। नुक्कड़ नाटक, अच्छा, नुक्कड़ नाटक होता क्या है, एक मैसेज देता है। हाँ। मैसेज को लेकर के ही आप नुक्कड़ नाटक बना सकते हैं। हाँ। समाज में अवेयरनेस के लिए। हाँ। है ना। मैक्सिमम जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो अवेयरनेस के लिए ही होते हैं, जागरूकता के लिए। जागरूकता जैसे वोट अधिक करें, या भ्रूण हत्या मत करें, या नारी बचाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ, इस टाइप के होते हैं, या सफाई रखिए, मतलब इस प्रकार के होते हैं। हाँ, लेकिन अब नाटक जो है ये तो किसी भी विषय पे अपना मनोरंजन के लिए, स्वस्थ मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है ना, ये चीजें हैं। अच्छा, सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब रंगमंच को आजकल जो लुप्त होता जा रहा है, इस बारे में कुछ? बिल्कुल कहना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज हाँ। सरकार के कानों तक पहुंचती है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा। हाँ। कि नाटक एक बहुत ही प्राचीन विधा है। हाँ। हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो नाट्यम जो वेद है वो नाटक पर ही बेस्ड है। अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अगर आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो राजा महाराजाओं के समय से ये चली आ रही है। और इस कला को जीवित रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है ये हमारी एक प्रकार से पहचान भी है। और आप देखेंगे विश्व के लगभग जितने भी अच्छे अच्छे देश हैं सभी में रंगमंच डेवलप है। बड़ी इज्जत की नजरों से उनको देखा जाता है। तो अभी रंगमंच चूंकि सिमट रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हॉल का महंगा होना। हाँ। लाइट्स का महंगा होना। हाँ, और प्लस जो बच्चे करते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, इस वजह से भी हाँ। अब यही प्रॉब्लम है कि यह है कि रंगमंच आज भी पैसा लगा के, जेब से पैसा लगा के होता है। हाँ। कुछ जगहों पे सरकारी सहायता मिलती है। हाँ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सीमित है। हाँ। 1 या 2 शहर में। लेकिन बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं का क्या कारण है कि एक समय कानपुर में कई संस्थाएं जीवित थी, 8-10 संस्थाएं लगातार नाटक किया करती थी। और आज 1 या 2 संस्थाएं नाटक कर पाती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो पैसे का अभाव है। हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा। और आजकल के बच्चों को कुछ बोलना चाहते हैं जो फिल्मों की तरफ ज्यादा? हाँ, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा। आकर्षित होते हैं। हाँ, जो चमक देख करके थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं। हाँ। अभिनय को पहले सीख तो ले। हाँ। शब्दों को बोलना, शब्दों में क्लियरिटी आना। हाँ। भाव को समझना। हाँ। चेहरे का आपके शब्द जो भी आप बोलते हैं उसके अनुसार अगर आपके भाव नहीं आते हैं तो अभिनय पूर्ण नहीं होता है। हाँ। अभिनय में तमाम विधाएं हैं। रूप सज्जा एक अलग विधा है। आप डायलॉग बोलते हैं, ये एक अलग विधा है। इसी प्रकार से लाइट, ये अलग विधा है। तो तमाम विधाएं हैं। आप मंच सज्जा, ये एक अलग विधा है। तो इन विधाओं को आप सीख लीजिए, परिपक्व हो लीजिए। आप अभिनय की बारीकियों को सीख लीजिए, इसके बाद फिल्मों में कदम रखेंगे तो आपको बड़ा सहारा मिलेगा। नाटक से ही बात होती है तो काकू परिवर्तन, मतलब जो हम लोग की टोन होती है नाटक को करते समय चेंज करना, वो भी तो उसी से। मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ। एक जो कलाकार होता है वो भाव को पढ़ना जानता है। हाँ। आपके चेहरे पे क्या भाव आ रहे हैं, आपके भाव के अनुसार आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ। या क्या मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं। हाँ। मैं ये महसूस कर सकता हूँ। हाँ। अगर एक कलाकार है। हाँ। वो जो मतलब आपके भाव के अनुसार। हाँ। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये। हाँ। समझ सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं। आप रंगमंच करते थे, आपका पारिवारिक सपोर्ट था पूरी तरफ से? ये नहीं था कि
रंगमंच ये थिएटर बंद करो, कुछ मिलता नहीं उसमें, मत करो ये सब, ऐसा कुछ था? हाँ, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा किया है। देखिए, थिएटर तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले से बताया। और इसके बाद जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो कोई पारिवारिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, रंगमंच में करता था। इसके बाद विवाह हो गया। इस मामले में मैं थोड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि पत्नी जी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया नाटक को लेकर। हाँ, हालांकि एक आम गृहिणी होती है, स्वभाव अनुसार वैसा ही रहा। उन्होंने भी कई बार मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया, आखिरकार मिलता क्या है। देखिए, रंगमंच जो है बड़ी अच्छा है, एक सेवा है, और उनको कई बार शो में भी अपने ले आया, तो उन्होंने फिर ज़्यादा विरोध नहीं किया, सपोर्ट मिलता रहा मुझे। चलिए, अच्छा एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहते हैं कि आप जो रंगमंच कर रहे हैं एज ए अपना शौकिया कर रहे हैं कि इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, या फिर फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, रंगमंच एक सेवा है। हाँ। एक समर्पण है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रंगमंच डिसिप्लिन सिखाता है। हाँ। है ना? और रंगमंच करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो जीवन में आपके बड़ा काम में आता है। तो मैं रंगमंच जो कर रहा हूँ वो एक सेवा है, और ये मेरा मतलब अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रंगमंच से नहीं जुड़ा हूँ तो मेरी सांसें नहीं चल रही हैं। अधूरा सा लगता है, अधूरापन लगता है, जीवन का अधूरापन सा लगता है। तो रही जहाँ तक फिल्मों की बात, तो मैं फिल्मों में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ। लेकिन रंगमंच को लेके पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और रंगमंच ही करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक रंगमंच करता रहूँ। अच्छा, एक और प्रश्न करना चाहते हैं, जैसे कि जो हमारे वरिष्ठ सीनियर्स हो चुके हैं, मतलब अब 60 साल से ऊपर हैं, जो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, अपनी अभी तक लाइफ में पूरा सब कुछ यही सब करा है, उनके हाथ में अगर पैसा नहीं है इस टाइम, तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि वो इस बारे में कुछ करें, उनको पेंशन वगैरह का कुछ प्लान हो, कोई स्कीम ऐसी निकालें जिनसे उन्हें पेंशन मिल सके। और जो यंग जनरेशन है उसको, जैसे कि नाटक करते हैं, बच्चों को मिलता कुछ नहीं है तो बच्चे कहते हैं हमें नहीं करना है, करने वाला बच्चा भी पीछे हट जाता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब अपने जीवन का अमूल्य समय देता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके हाथ पांव थक जाते हैं, शिथिल हो जाता है शरीर, वो जवानी के बराबर मेहनत करने के काबिल नहीं रहता है, तो उस वक्त उसको सहारे की आवश्यकता होती है। अगर पैसा नहीं होगा उसके पास तो कोई सहारा नहीं देगा। और अगर उसने रंगमंच में अपना लंबा समय दिया है, तो मैं निश्चित रूप से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वयोवृद्ध कलाकार हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिन्होंने एक लंबा समय दिया है रंगमंच को, कृपया सरकार उन्हें आर्थिक सहायता ज़रूर प्रदान करे, ताकि वो अपने अनुभव आने वाले नए कलाकारों को भी दे और नए कलाकार भी इस रंगमंच से जुड़े रह सके। हाँ, और ये कला जीवित रहे, कला भी जीवित रहे, उन्हें अपना मतलब भविष्य जो है अंधेरे में न लगे, कि वो थिएटर ही कर रहे हैं, उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नए लड़के जब थिएटर करते हैं तो माँ बाप यही पूछते हैं, इतना समय वहाँ दे रहे हो, क्या मिलता है? नौकरी करो 5 घंटे की। हाँ, तो ये एक सवाल खत्म होने चाहिए। थिएटर भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी विधा है, बहुत कुछ सिखाता है ना? तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़कर इसमें अपना सहायता प्रदान करनी चाहिए। अच्छा राजीव जी, आपसे इतनी बातें हुई। खैर, अब आप अपने ज़्यादा कहने का तो वो नहीं, लेकिन आप अपनी मंजिल ना छोड़िएगा। आप इस क्षेत्र में मतलब लगे रहिए, सफलता तो मिलेगी, क्योंकि सरस्वती माता वही होती है जहाँ मेहनत होती है और लक्ष्मी माता पीछे से आती है। अच्छा, आप शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये कानपुर थिएटर का शो में, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
इसके द्वारा हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं। कई कलाकार हैं जो पुराने कलाकार हैं जो आज नाटक नहीं कर रहे हैं, जैसे अनिल बहल जी। अभी कुछ समय पहले दादा ने उनको बुलाया था एज ए गेस्ट। अभी वो एक समय था जब वो काफी सक्रिय रहा करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। भूप खन्ना जी अभी नहीं सक्रिय हैं, तो सुखरेजा जी तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो नहीं कर रहे, कम से कम वो चर्चित तो हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रयास दादा ने जो कानपुर में पहली बार प्रारंभ किया है, ये लगातार करते रहें और ये कारवां लगातार आगे बढ़ता रहे। चलिए राजीव जी, आपने अपना समय दिया हमारे शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। आपके लिए छोटी सी भेंट है जो बरुआ दादा देंगे। मिल जाएगी अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, चाहे तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।